हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्मार्ट केमिस्ट्री अगेन। कल हमने हमारा साम्यावस्था का पार्ट 2 डाला था। उसके अंदर हमने केपी के बारे में पढ़ा और केपी और केसी में संबंध। लास्ट जो मेरा टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर आकर ड्रॉप हो चुका था, केपी और केसी में संबंध। आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे कि केपी और केसी को हम कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं। देखिए, हमने जो संबंध निकाला था वो हमारा क्या था, केपी इज इक्वल टू केसी, R2 की पावर क्या थी, डेल्टा एन। अब हमें बेटा इसको क्या करना है, यूज लेते हुए काम में लेना है। देखिए बेटा, देखिए हमारे पास क्या संबंध निकल के आया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। जो डेल्टा एन था मेरे पास बेटा, क्या था मेरे पास, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या कहलाता है, डेल्टा एन बराबर क्या था, डेल्टा एन बराबर ये था कि आपके पास जो उत्पाद के मोल है, गैसीय जो उत्पाद है आपके पास, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अभिकारक के, अब कि जो डेल्टा एन है वो क्या सभी अभिक्रियाओं के लिए एक जैसा रहेगा या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ सेम होगा। तो आज यहाँ पर हम डेल्टा एन के अकॉर्डिंग जो केपी और जो केसी की वैल्यू है उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए बेटा, जो आपका डेल्टा एन है, क्या है हमारे पास बेटा, डेल्टा एन। यहाँ पर जो डेल्टा एन है वो कितने टाइप से हो सकता है बेटा, 3 टाइप का। जो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू कितने टाइप से हो सकती है बेटा, 3 टाइप से। एक वैल्यू क्या हो सकती है आपकी डेल्टा एन की, डेल्टा एन इजकल टू 0। एक आपका क्या हो सकता है, डेल्टा एन इजकल टू 0। एक वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, डेल्टा एन इजकल टू पॉजिटिव। और एक वैल्यू आपका क्या हो सकता है, डेल्टा एन इजकल टू, यानी जो डेल्टा एन है उस डेल्टा एन से ही बेटा आपका केपी और केसी की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। डेल्टा एन से ही आपका क्या आएगा, केपी और केसी की क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी। देखें आप, केपी और केसी की वैल्यू कैसे आएगी डेल्टा एन से। पहला जो मैंने लिखा है वो मैंने आपका क्या लिखा है, डेल्टा एन इजकल टू 0। डेल्टा एन इजकल टू 0 का मतलब यह है कि आपके पास जो भी गैसीय अभिक्रिया दे रखी है उसके अंदर जो आपके प्रोडक्ट हैं और आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके जो मोल है वो आपके क्या है, सेम। उनके मोल आपके क्या दे रखे, सेम। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं जिससे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने ये लिया H2 गैस प्लस I2 गैस इक्वल 2HI, वो भी आपका क्या बना, गैस। ठीक है। अगर हम यहाँ डेल्टा एन की बात करें तो आपका डेल्टा एन यहाँ क्या होगा, आप खुद देखिए आपका डेल्टा एन यहाँ क्या होगा। अगर हम देखें कि कितने मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, एक मोल तो यहाँ हाइड्रोजन का भाग ले रहा है और एक मोल आपका यहाँ क्या ले रहा है, आयोडीन का। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, HI के। यानी एक मोल तो आपका किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, H2 का, और 1 ही मोल आपका किसका पार्टिसिपेट करता है, आयोडीन 2 का। और दोनों आपस में मिलके कितने मोल बना रहे हैं, 2। इसका मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोलों की संख्या कितनी है, 2। और अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो उत्पाद है उनके मोल भी कितने हैं, 2। तो इसका मतलब हम जब डेल्टा, ओके, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे, अभिकारक के मोलों की बात करेंगे तो हम उसको इस टाइप का एक सिंबल भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, नंबर ऑफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको क्या दे सकते हैं, NR। और अगर आप किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसको क्या दे सकते हैं, NP। ये आपके प्रोडक्ट्स के मोल है और ये आपके बेटा किसके मोल है, रिएक्टेंट के। ओके। अब जब हम इसके आगे की बात करेंगे, कैसे बात करेंगे देखें आप, ओके। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एन। डेल्टा एन निकालेंगे तो डेल्टा एन आपके पास क्या है, डेल्टा एन, डेल्टा फॉर्मूला, डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या है, एन पी माइनस एन। यानी जो आपके पास प्रोडक्ट्स के मोल है उसमें से आप किसके मोल को माइनस कर देंगे, रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट्स के मोल हमारे पास यहाँ कितने दे रखे हैं बेटा, 2।
और रिएक्टेंट की मोल भी आपको कितने दे रखे दो, इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0। अच्छा, जब डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास 0 है तो हम केपी और केसी में क्या संबंध निकालेंगे, देखिए बेटा, केपी और केपी में क्या निकल के आएगा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर हमारे पास क्या है, डेल्टा एन, और यहाँ डेल्टा एन क्या दे दिया, 0, तो आपके पास क्या हो गया, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, और आर टी की पावर यहाँ क्या होगी, 0। अब ये तो हमें पता ही है, अगर कोई भी आपका कोफिशिएंट या कोई भी आपको दे रखा है, कोई भी आपका, और अगर उसकी पावर आपकी क्या हो जाती है, 0 आ जाती है, तो पावर 0 होते ही उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आर टी है, आर टी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1। तो आर टी की वैल्यू 1 होते ही हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, के पी इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो साम्य अवस्था पर केपी और केसी की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। केपी और केसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, डेल्टा एन इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एन इक्वल टू क्या दे रखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डेल्टा एन की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास आप अपने आप ही देखिए पॉजिटिव वैल्यू कब आनी चाहिए, जब प्रोडक्ट्स के मोल आपके पास कैसे होने चाहिए, ज्यादा, और रिएक्टेंट्स के मोल आपके पास क्या होने चाहिए, कम। अगर प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स के मोल आपके पास क्या होंगे, कम, तो उस समय हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ रिएक्शन ना लिखे, मैं डायरेक्टली क्या लिख देती हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ कि डेल्टा एन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास एन पी का मान कैसा होना चाहिए, ज्यादा, और एन आर का मान क्या होना चाहिए, कम। जब प्रोडक्ट्स के मोल आपके पास ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स के मोल कम होंगे तो आपके पास डेल्टा आर है उसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा एल का वैल्यू पॉजिटिव आते ही, तो आप ये मान लीजिए डेल्टा एल की पॉजिटिव आते ही, तो यहाँ पर जो केपी है, केपी इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, के सी डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो केपी है उस केपी की वैल्यू केसी से आपके पास क्या होगी, ज्यादा। तो जब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है तो वहां पर केपी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज्यादा। हम ये एग्जांपल से भी बात कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा एन का मान कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव दे रखा है। डेल्टा एन का मान नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस के मोल है वो आपके पास प्रोडक्ट के मोल से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, जिसके कारण डेल्टा जो एन है वो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका तो एग्जांपल हमारे आसपास ही मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए आप, इसका मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, एन जो प्रोडक्ट है उसके मोल रिएक्टेंट के मोल से क्या होंगे, कम। जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से कम हो गए तो डेल्टा एन का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, इसका तो हम एग्जांपल जनरली पढ़ते हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। H2 गैस और N2 गैस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3, और यहाँ पर हम कितना लेते हैं इसको, 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंस के जो मोल है, यहाँ रिएक्टेंस के मोल हमारे पास कितने काम आ रहे हैं, 4, और जो प्रोडक्ट है उसके हमारे पास कितने मोल काउंट हो रहे हैं, 2। तो इसका मतलब रिएक्टेंस के मोल आपके पास क्या ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास क्या है, कम। तो डेल्टा एन का मान कैसा हो जाता है, नेगेटिव। डेल्टा एन का मान नेगेटिव होते ही हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा या केपी की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, केसी। तो आपको बेटे 3 कंडीशन याद रखनी है। जब डेल्टा एन का मान 0 होता है उस समय केपी और केसी की वैल्यू क्या होती है, सेम, इक्वल होता है। यदि डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होता है उस समय केपी की वैल्यू केसी की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। और यदि डेल्टा एन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस समय केपी की वैल्यू केसी से क्या हो जाती है, कम, क्योंकि आरटी की वैल्यू नेगेटिव होते ही आरटी कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा केसी। ठीक है बेटा, जैसे अपॉन में पहुंचेगा तो केपी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी केसी से। ये तो हमारे पास क्या था, केपी और केसी का जो संबंध था उससे हमने किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एल कैलकुलेट करके उसका हम क्या निकालना है, केपी निकाला है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास केसी का आपके पास हो ही गया, केपी केसी के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, विषमांग साम्य अवस्था। अभी हमने क्या पढ़ा था, समांग साम्य अवस्था पढ़ा था। समांग साम्य अवस्था में हमने एक ऐसी साम्य अवस्था पढ़ी जिसमें सारे के सारे कैसे थे, गैस।
अब हम जो विषमांग साम्य अवस्था पढ़ेंगे तो विषमांग साम्य अवस्था ये कहता है कि यदि आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनकी प्रावस्था कैसी होनी चाहिए बेटा? चेंज। क्या होनी चाहिए? चेंज। जैसा ये यहाँ कह ही रहा है, आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये यहाँ सीधा सीधा बोल रहा है, एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय, एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय। देखिए बेटा क्या कह रहा है ये, कि एक से अधिक यानी जो आपके पास रिएक्टेंट होगा या आपके पास प्रोडक्ट होगा, उनकी प्रावस्था कैसी होनी चाहिए? चेंज। जैसे यहाँ दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया, क्या दे दिया? एक तो वाटर टू वाटर, तो ये तो आपके पास क्या है बेटा? रिएक्टेंट, और ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। यानी जो वाटर है, जो लिक्विड फेज में है, वो रिएक्टेंट है, और रिएक्शन करने के बाद उसने वेपर बना लिया, वो कौन से फेज में है? गैस। तो लिक्विड टू गैस दोनों की प्रावस्था कैसी है? चेंज। तो दोनों की प्रावस्था चेंज होते ही ये कैसी साम्य अवस्था हो जाएगी? विषमांग। तो विषमांग में चाहे प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट हो, उनकी प्रावस्था कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? साम्य अवस्था, विषमांग साम्य अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यदि विषमांग साम्य अवस्था है तो वहां पर अधिकतर हम किसका यूज करते हैं? एक तो प्योर सॉलिड। क्या लेते हैं बेटा? हम एक प्योर सॉलिड लेते हैं, और या फिर हम क्या लेते हैं यहाँ पर? प्योर ही क्या लेते हैं? लिक्विड। अगर आपके पास विषमांग साम्य अवस्था है तो उसके अंदर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इंक्लूड होते हैं। क्यों होते हैं इंक्लूड? क्योंकि जो इनकी जो सांद्रता है वो एक दूसरे पर क्या नहीं करती? निर्भर नहीं करती। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव्य का मोलर जो सांद्रता की जो मात्रा होती है एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना कर कर कैसी रहती है? स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट बनी हुई रहती है। ठीक है। जनरली ये देखो क्या कहना चाह रहा है बेटा, जनरली ये ऐसे कहना चाह रहा है कि यदि आपके पास विषमांग साम्य अवस्था है और उस विषमांग साम्य अवस्था के साथ ही आपको क्या दे रखा है? या तो प्योर सॉलिड दे रखा हो और या प्योर आपको क्या दे रखा हो? लिक्विड दे रखा हो, तो हम उसको साम्य अवस्था स्थिरांक में क्या नहीं करते हैं? कैलकुलेट नहीं करते हैं। सबसे इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है? सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या दे रखा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका हम जब तापीय अपघटन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है वो? CO2। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका कैसा है? सॉलिड। ओके। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी आपका कैसा होता है बेटा? सॉलिड। और एक आपका क्या बनाता है? ये CO2। अब देखिए ये किसका एग्जाम्पल है? विषमांग साम्य अवस्था का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट दे रखा है, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। वो कौन से स्टेट में है? सॉलिड में। और यहाँ जो प्रोडक्ट दे रखे हैं उसमें एक प्रोडक्ट तो आपका कैसा है? सॉलिड में, और एक प्रोडक्ट आपका कैसा दे रखा है? गैस। अब आप हमेशा ये याद रखेंगे, यदि आप इस प्रकार की जो भी रिएक्शंस है उनके लिए आप क्या लिखेंगे? केपी की वैल्यू लिखेंगे। आप इनके लिए क्या लिखेंगे बेटा? केपी की वैल्यू। तो आप कैसे करेंगे? सॉरी, केसी की वैल्यू निकालना है आपको। तो केसी बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ये आपका कंसंट्रेशन हो गया CO का, कंसंट्रेशन किसका हो गया? CO2 का, अपॉन कंसंट्रेशन किसका हो गया? CaCO3 का। देखिए ये जो आपका CaO है ये आपका किस में दे रखा है? सॉलिड में। CO2 आपका किस में दे रखा है? गैस में। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका किस में दे रखा है? सॉलिड में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास विषमांग साम्य अवस्था है और उसके अंदर रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर उसके अंदर प्योर सॉलिड का यूज कर रखा है या प्योर लिक्विड का कर रखा है तो उनकी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी आप ये कह सकते हैं इनका जो एक्टिव मास होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो यदि कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैसा है? सॉलिड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी कौन से फेज में? सॉलिड में। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जब इस 1 वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करते हैं? केसी के अंदर पुट करते हैं 1 वैल्यू को, तो आपका देखिए जो न्यू केसी आएगा वो न्यू केसी आपका क्या आएगा? नेक्स्ट जो केसी आएगा वो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसका मतलब जो केसी है वो सॉलिड
और प्योर लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर जो भी आपका गैसीय फेज में दे रखा है उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास विषमांग साम्य अवस्था है और उसके अंदर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड दे रखा है, तो उसकी कंसंट्रेशन को आपको क्या रखना है बेटा, स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है, उनकी वैल्यू आपकी कैसी होती है 1। अब देखिए बेटा एक एग्जांपल यहाँ और दे रखा है, मैं इसको नहीं लिखती, आपको बुक में से ही बता देते हैं। देखिए एक एग्जांपल, निकिल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और आपका क्या बना है, निकिल कार्बोनिल बना है। तो देखिए यहाँ पर जो निकिल हम यूज ले रहे हैं वो आपका कैसा है, सॉलिड। यहाँ जो हमने निकिल यूज लिया है वो आपका कैसा है, सॉलिड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी क्या है, गैस, और इससे जो निकिल कार्बोनिल बना है वो भी आपकी क्या है, गैस। अब जब हम इसका केसी लिखेंगे तो केसी क्या लिखना है हमें, केसी में लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, निकिल कार्बोनिल, और रिएक्टेंट यहाँ क्या दे रखा है, निकिल भी दे रखा है और कार्बन मोनोऑक्साइड, बट निकिल आपका कैसा है, सॉलिड। निकिल आपका कैसा है, सॉलिड। तो इसका जो एक्टिव मास होगा वो एक्टिव मास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1, बिकॉज उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो वहां हम इसको लिखेंगे नहीं, तो जो इसका जो केसी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों गैस के ऊपर। तो अगर हमारे पास कोई भी विषमांग साम्यावस्था दे रखा है तो वहां पर आपको प्योर लिक्विड का और जो प्योर आपका सॉलिड दे रखा है उनकी कंसंट्रेशन आपको कैसे रखनी है बेटा, सेम स्थिर रखनी, कांस्टेंट रखनी है। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास जो भी आपका साम्य अवस्था जो भी स्थिरांक है, क्या है बेटा आपका साम्य अवस्था स्थिरांक है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका हम कैसे कैसे अनुपयोग लेते हैं वो आपको पढ़ना है। वो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, बस हमें थोड़ा सा क्या करना है, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ना है। देखिए क्या दे रखा है, साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुपयोग। फर्स्ट आपको दे रखा है साम्य अवस्था स्थिरांक जो व्यंजक है उसका हम तभी यूज ले सकते हैं जब सांद्रता आपकी कैसी हो जाए, स्थिर। ये तो सही बात है। यदि आपके पास क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक है, तो साम्य अवस्था का मतलब ही क्या है, साम्य अवस्था का मतलब ही ये है कि अभिकारक और जो उत्पाद है उनकी सांद्रता साम्य अवस्था पे कैसी हो जानी चाहिए बेटा, स्थिर हो जानी चाहिए, तभी तो वहां पे क्या होगा, साम्य अवस्था स्थापित होगा। तो फर्स्ट तो यही साम्य अवस्था स्थिरांक का यूज कब होगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन कैसी होनी हो जानी चाहिए बेटा, स्थिर हो जाती है। दूसरा क्या कहता है कि जो साम्य अवस्था स्थिरांक है, साम्य अवस्था स्थिरांक आपके पास है क्या बेटा, के ही तो है साम्य अवस्था स्थिरांक है, वो आपका क्या है, के। तो जो के का मान है वो आपकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और रिएक्टेंट की। कहने का मतलब यह है कि यदि हमने यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ले लिया है और उसकी रिएक्शन हमने करा दी और हमारे पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट। अब इसकी प्रारंभिक सांद्रता चाहे 100 मोल हो, चाहे 1 मोल हो, चाहे 1000 मोल हो, और यहाँ पर बनने के बाद जो उत्पाद है उसकी प्रारंभिक सांद्रता चाहे कितनी भी दे रखी हो, उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि के की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगी। के तो कब आता है, जब दोनों की कंसंट्रेशन कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है, जो ताप के बदलने के साथ ही बदलता है। कहने का मतलब है यदि आपके पास कोई भी अभिक्रिया दे रखी है जो संतुलित अभिक्रिया से व्यक्त हो रही है, तो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक का मान भी कैसा होता है, निश्चित होता है, विशिष्ट होता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे के का मान भी क्या हो जाएगा चेंज। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाती है, चेंज। रिएक्शन चेंज होते ही जो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या फिर रिएक्टेंट्स की जो रिएक्शंस होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उनके चेंज होते ही जो उनका साम्य अवस्था स्थिरांक है वो भी क्या हो जाता है, चेंज। तो साम्य अवस्था का मतलब ही क्या है कि ये आपकी जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, स्थिर हो जानी चाहिए। और अगर आपने इसको क्या दे दिया, रिएक्शन को टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर के साथ हो सकता है ना कि भाई रिएक्टेंस आपका क्या हो जाए, ज्यादा रिएक्ट करे। तो ज्यादा रिएक्ट करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, इसकी बढ़ने लग जाएगी। कंसंट्रेशन जैसे ही प्रोडक्ट से बढ़ी तो साम्य अवस्था तो हुई नहीं, वहां साम्य अवस्था नहीं आएगी। तो ये साम्य अवस्था कब आएगी, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। तो कंसंट्रेशन सेम कब होगी, जब रिएक्शन आपकी आगे चलेगी। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी के की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज। इसका मतलब जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमने कल ही डिस्कशन किया था कि यदि आपके पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो होनी क्योंकि अभिक्रिया कैसी होती है आपकी, उत्क्रमणीय। तो दोनों के लिए अगर हम जो के की वैल्यू निकालेंगे तो हमने 1 किलो को तो क्या लिख दिया, केसी, या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, एक केसी क्या लिखे हैं हम, डायरेक्टली इसको हम ऐसे लिख देते हैं,
डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख देते हैं, केसी ना लिख के हम डायरेक्टली इस स्टेप से शो कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, केसी फॉरवर्ड, तो इन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, केसी बैकवर्ड। यानी दोनों रिएक्शन के लिए जो साम्य स्थिरांक होते हैं वो एक दूसरे की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी अभिक्रिया साम्य स्थान के उस संगत अभिक्रिया के साम्य स्थान से संबंधित होता है, जिसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी कोई भी अभिक्रिया दे रखी है तो उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना होता है, के की वैल्यू निकालनी होती है। सपोज जैसे हम बात करें, कैसे बात करें, सपोज हम ऐसे बात करते हैं, क्या बात करा, जैसे हमने दो रिएक्शन अलग अलग लिख ली। एक रिएक्शन तो हमारे पास ये है H2 प्लस O2 और इक्वल टू करके क्या बना, 2H2O। अगर हम इसके लिए केसी लिखते हैं तो केसी क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, ओके, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ द O2। और अगर हमने कोई अनदर रिएक्शन लिखी, जैसे हमने लिखा H2 प्लस N2, आपका क्या बन गया, 2NH3। और यदि हमें इसके लिए क्या निकालनी है, यदि हमें इसके लिए क्या निकालना है, केसी, तो केसी क्या निकल के आएगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ द NH3, ओके, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द H2 और कंसंट्रेशन ऑफ द N2। तो आपको जो भी संतुलित अभिक्रिया दे रखी है उसी के आधार पे हम क्या निकालते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक निकालते हैं। जनरली आपका जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उसका यूज क्या होता है, जनरली यूज क्या होता है उसका, एक तो आपके पास जो भी रिएक्शन दे रखी है, जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन का जनरली देखो इसके थ्री टाइप्स के यूज हैं। एक तो जो भी रिएक्शन दे रखी है साम्य अवस्था की, तो साम्य अवस्था की रिएक्शन का एक तो हमें रेंज पता होनी चाहिए। साम्य अवस्था की अभी हम पढ़ेंगे रेंज में दे रखा है कि इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻³ टू 10⁻, कितनी होती है बेटा, -3 तक होती है। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि केसी कैसे होगा, केसी का मान कब ज्यादा होगा और केसी का मान कब कम होगा। सेकंड, हमें अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है, जो साम्य अवस्था स्थिरांक का जो अच्छा यूजेज है। अभिक्रिया की दिशा का बोध का मतलब क्या है कि अभिक्रिया आपकी कौन सी डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी या आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है कि यदि आपके पास, एक तो सेकंड तो आपका क्या बताएगा बेटा, दिशा का बोध कराएगा हमें कि कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड वन है कि जो भी आपका साम्य अवस्था आ जाती है तो साम्य अवस्था पर हम इनकी क्या, आपके पास रिएक्टेंट का क्या वैल्यू है और प्रोडक्ट का आपका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट आपका जो डिस्कशन क्या दे रखा है, रेंज, परास। फर्स्ट आपका क्या दे रखा है, रेंज। देखो फर्स्ट ही आपका दे रखा है अब अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। अभी मैं आपको पढ़ रही थी, आपको बता रही थी, देखिए मैं आपको जो रेंज बता रही थी वो ये अभी हमने बात करी थी। देखो ये आपका एक्चुअली में बेटा आपको ये लग रहा होगा कि हम बुक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहे सीबीएसई की बात करें चाहे आरबीएसई की बात करें, तो जो भी एग्जामिनर जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक में से यूं के यूं ही आ जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि हम अच्छा करने के लिए और बेटर करने के लिए हम इतने सारे गाइड पढ़ते हैं या इतनी सारी ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग, कभी नेट से पढ़ रहे हैं, कभी वन शॉट ले रहे हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी को भूल ही जाते हैं। क्वेश्चंस वहीं पर होता है, आंसर वहीं होता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं और सर आपके लिए एक इजी वे में एनसीईआरटी बुक को एक्सप्लेन करके और उसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि इसको दूसरे वाले जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें कैसे कनेक्ट करके इसको कैसे सीखना है। क्योंकि बेटा ये सबसे बेस है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है ये हमारा बेस है। इसके साथ ही हम अनदर बुक को अटैच करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, कंपटीशन एग्जाम में बेनिफिट होगा और आपका स्कूल में भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ बुक के साथ पढ़ा रहे हैं। मैं और सर आपको ये लेके आए कि हम इजी वे में पढ़ाएं और आपके लिए स्टडी आपकी क्या हो जाए, इजी। तो फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि अभिक्रिया है उसको हमें कैसे अनुमान लगाना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था इसकी रेंज आपकी कैसी होती है, इसकी रेंज आपकी 10⁻³ से लेकर 10⁻³ कितना दे रखा है बेटा, -3 का दे रखा है। और एक केसी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक केसी की वैल्यू 1 कब आएगी, तो आपको अच्छे से पता है जब अभिकारक और अभिक्रिया है उन दोनों का साम्य अवस्थांक आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस समय केसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1। देखिए यदि केसी की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 10⁻, अभी देखिए हम इसको थोड़ा सा और इरेक्शन से समझते हैं।
कैसे समझेंगे देखिए आप। फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या है, जैसे मैं अभी आपको वन बाय वन उसमें बता देते हैं हम। जैसे फर्स्ट हमने लिया, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये केसी। अगर केसी की वैल्यू आपकी 10⁻³ से क्या हो गई, ज्यादा। अगर केसी की वैल्यू आपकी 10⁻³ से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उस समय प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ज्यादा। देखो केसी, केसी का मतलब ही क्या है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो जो प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम, यानी अधिक बनेगा। कब बनेगा, जब केसी की वैल्यू आपकी 10⁻³ से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जाहिर सी बात है, जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो के का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। के का मान भी क्या होगा, ज्यादा। और जब के का मान ज्यादा होगा तो आप ये समझ लीजिए प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो आपकी अभिक्रिया लगभग कैसी हो गई है, पूर्णता हो गई है, पूरी हो गई है, आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। जैसे दो तीन आपके एग्जाम्पल है यहाँ, हम थोड़ा बुक के एग्जाम्पल को ही डिस्कशन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ये दे रखा है आपका, देखिए आप 500 केल्विन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया साम्य अवस्था के लिए केसी का मान दे रखा है, इतना वैल्यू दे रखा है। ये कब आया बेटा, जब केसी की जो परास है वो 10⁻³ से क्या है, ज्यादा। आपको दिखाई दे रहा है 10 कितना दे रखा है, 43 दे रखा है, ठीक है। सेकंड आपके पास देखो कंडीशन, अभी हमने ये पढ़ा, सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन इसमें ये हो जाएगी, जो केसी है आपका, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, केसी है उसकी वैल्यू 10⁻³ से भी क्या होगा, कम, है ना। इसका मतलब उसकी वैल्यू 10⁻³ से भी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद यहाँ पर बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर उत्पाद आपका बन ही नहीं रहा है। बनने का मतलब बहुत कम मात्रा में बन रहा है। जब उत्पाद आपका बहुत कम मात्रा में बन रहा है, तो रिएक्टेंट तो आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, रिएक्टेंट बहुत सारा पड़ा है, तो आप बताइए उस समय के की वैल्यू क्या होगी। जब प्रॉपर रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन रहा है, तो के की वैल्यू मैक्सिमम है, अधिकतम होगी। और यहां हम पढ़ रहे हैं सेकंड व्यू में, जब आपका क्या है, उत्पाद ही कम बन रहा है, उत्पाद कम बन रहा है, तो के की वैल्यू तो बेटा यहाँ बहुत कम हो जाएगी, के की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया धीरे 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 संपन्न होगी। एक तो बहुत, जैसे कछुआ और खरगोश वाली बात, रेस जीतनी थी दोनों ने, तो आपको पता है बेचारा कछुआ तो रेंगता 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 2 घंटे में जाता है, और खरगोश सोचता है मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट ज्यादा है और के की वैल्यू ज्यादा है, तो खरगोश की तरह अभिक्रिया भागते भागते पूरी हो जाती है। और यहाँ जैसे ही आपका केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी कम होगी, तो ये मान लीजिए अभिक्रिया कछुए की चाल से भी क्या चल रही है बेटा, कम चल रही, तो धीरे 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 जाकर क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये तो आपकी क्या है बेटा, अभिक्रिया की सीमा या परास। आपको बस ये याद रखना है, यदि केसी की वैल्यू 10⁻³ से मैक्सिमम है, देन आफ्टर मैक्सिमम आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और के की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट तो ज्यादा बन रहा है नहीं, बहुत ही कम प्रोडक्ट बन रहा है, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, कम। सेकंड हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया की दिशा का बोध। अभिक्रिया की दिशा का बोध का मतलब क्या है, कि अभिक्रिया लेफ्ट साइड जाएगी या अभिक्रिया आपका राइट साइड जाएगी। देखिए बेटा, अभिक्रिया की दिशा के बोध के लिए यहाँ पर एक नई और बात आ जाती है, जिसको नया सिंबल देते हैं। वो नया सिंबल आपका क्या है, नया सिंबल आपका क्या है बेटा, भागफल। अभिक्रिया क्या है, भागफल। कोई नया टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमसे नया नहीं है बेटा, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया है। बस चेंज क्या है इसका, देखिए आप, इसका बस चेंज क्या दे रखा है, थोड़ा सा चेंज दे रखा है, कुछ नहीं है। जहां पर हम क्या पढ़ते थे, जहां हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, देखिए हमने एक अभिक्रिया लिखी A+B, और अभिक्रिया करके वो क्या बना रहा है, C+D, ठीक है। ये इसका क्या है, कांस्टेंट है, C और D। अब देखिए सबसे पहले आप इसकी सांद्रता कैलकुलेशन करने के लिए क्या निकालते थे, केसी। अपन क्या निकालते थे, केसी। केसी बराबर क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ द D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द A एंड कंसंट्रेशन ऑफ द B। और ये इनका कोफिशिएंट दे रखा है, जिससे आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब ये जो आपका केसी दे रखा है, केसी जो दे रखा है, इस केसी को ही हम क्या कह देते हैं, अभिक्रिया भागफल। केसी को हम क्या कह देते हैं, अभिक्रिया भागफल। देखो अगर आपको थोड़ा सा लगे तो देखो, दिशा की पता करने के लिए साम्य अवस्था जो स्थिरांक का उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल क्यू की गणना करते हैं।
साम्य अवस्था स्थिरांक की ही तरह अभिक्रिया भागफल को भी अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए परिभाषित कर क्या निकालते हैं, मोलर सांद्रता। अगर मोलर सांद्रता निकालते तो क्यूसी कर देते हैं, और आंशिक दाब निकालते हैं तो अपन क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं उसको, क्यूपी। तो यानी हम इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, क्यूसी। क्या कर सकते हैं बेटा, क्यूसी। तो क्यूसी बराबर वही होने वाला है, क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ द डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी। और ये उनका कोफिशिएंट सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका बी। अब हमें यहाँ क्या रखना है बेटा, अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम कंडीशन को रखेंगे। हम यहाँ पर किसको रखेंगे, कंडीशन को। कंडीशन क्या कहती है, देखिए आप, कंडीशन क्या कहती है, हमने क्यूसी की वैल्यू निकाली है, अभिक्रिया क्या निकाला है, भागफल निकाला है, और सेम ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, केसी निकालते हैं। अब देखो ये क्या कहने वाला है, अब ये कहने वाला है हमें कंडीशन ऐसे याद रखनी है, इसकी कैसे याद रखनी है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। क्या दे रखा है, देखो आप, ये आपका क्यूसी है और ये आपका क्या है, केसी। एक कंडीशन ये बनेगी, यदि क्यूसी की वैल्यू आपकी क्या है, केसी से ज्यादा होगी, तो अभिक्रिया आपकी कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी। यानी सॉरी, अभिक्रिया मतलब कहने का मतलब यह है, क्यूसी जो अभिक्रिया का जो भागफल है, अभिक्रिया का जो भागफल है वो केसी के मान से क्या है, ज्यादा। तो केसी के मान से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, क्या है आपका रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसकी मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, जब अभिकारक की मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा तो हो जाएगी। तो अभिक्रिया किधर की तरफ होगी, कहने का मतलब है, सॉरी, अभिकारक की नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट की मात्रा होगी, तभी अभिक्रिया आपकी कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब यह है, यदि क्यूसी का मान केसी से ज्यादा है तो अभिक्रिया आपकी क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट से कहाँ चलती है, रिएक्शन की तरफ। और प्रोडक्ट से रिएक्शन की तरफ कब चलेगी, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है। और यदि सेकंड कंडीशन की बात करें तो जो क्यूसी है उसका मान अगर क्या होगा, केसी से कम होगा, क्यूसी का मान क्या होगा, केसी से कम होगा। तो आपको पता है जब केसी ज्यादा है, आपका क्या दे रखा है, जब केसी ज्यादा है तो अभिक्रिया सीधी कहाँ जाएगी, उत्पाद की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया आपकी कहाँ होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आपकी अभिक्रिया कहाँ होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, आगे की दिशा में। अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी बेटा, आगे की दिशा में। और यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होनी है, पीछे की दिशा में होनी है। और जब आपको पता है क्यूसी इजिकल टू क्या हो जाएगा, केसी, क्यूसी इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, केसी। तो अभिक्रिया आपकी कैसी है, साम्य अवस्था में है। अभिक्रिया आपकी कैसी है, साम्य अवस्था में। कहने का मतलब यह है, ना तो अभिक्रिया आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ना ही अभिक्रिया आपकी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अभी आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा तो वहां पर क्यूसी का मान दिया होगा और वहां पर केसी का मान दिया होगा, इसके आधार पे आपको इसके बारे में बताना है। ये तो आपका क्या हो गया बेटा, अभिक्रिया का दिशा बोध, कि अभिक्रिया आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, अभिक्रिया आपकी डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम भी दे रखा है, आप चाहे तो इससे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बात करी थी फर्स्ट, यदि क्यूसी, अभी मैंने आपको समझाया क्यूसी, अभी मैंने आपको क्या समझाया, आप तो बस ये याद रखें, आप तो बस ये याद रखें, केसी की वैल्यू ज्यादा होते ही अभिक्रिया कहाँ होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभिक्रिया कहाँ होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर केसी की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, ज्यादा, तो देखिए केसी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्टेंट से कहाँ बनेगी, प्रोडक्ट की तरफ। सेकंड, जैसे ही केसी का वैल्यू क्या हो गया, कम, केसी का वैल्यू क्या हो गया, कम, अभिक्रिया 10 उल्टी चलने लग जाएगी, प्रोडक्ट से कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट। देखिए दे रखा है, प्रोडक्ट से कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट। और अगर यहाँ पर क्यूसी, क्यूसी को बोलते हैं अभिक्रिया का भागफल, कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया का भागफल का मतलब क्या है, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी कुछ बन रहा है उनका कितना योगदान है, तो वो अभिक्रिया का भागफल है। अगर दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। दोनों कैसे आ जाएंगे, साम्य अवस्था में। थर्ड जो टॉपिक है इसका, वो मैं आपको जर्नली इसमें से ही बताएंगे हम आपको। थर्ड जो टॉपिक है वो आपका क्या दे रखा है, साम्य सांद्रता की गणना करना, साम्य सांद्रता की गणना करना। देखो बेटा साम्य सांद्रता की गणना कैसे की जाती है, जाहिर सी बात है, साम्य सांद्रता की गणना कैसे करेंगे, आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ली मैंने, समथिंग मैंने ये इक्वेशन ली,
क्या इक्वेशन ली है मैंने? ये इक्वेशन लिया PCl5, क्या है? PCl5 पेंटाक्लोरोफॉस्फेट दे रखा है। यदि मैं इसका वियोजन करती हूँ, इसका अपघटन करती हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। टाइम इजकल टू हमने क्या ले लिया? जीरो। टाइम इजकल टू हमने क्या ले लिया? जीरो। टाइम इजकल टू जीरो लेते ही अभिक्रिया आपके स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय आपके पास जो भी अभिकारक रिएक्टेंट दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है आपके पास? ज्यादा, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन तो होनी ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। तो माना कि जो रिएक्टेंट है उसके हमने यहाँ पर कितने मोल यूज ले लिए? एक्स मोल। कितने मोल यूज ले लिए बेटा? सॉरी 1 मोल ले लिया मैंने रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है तो प्रोडक्ट आपका कैसा रहेगा? 0 0 मोल, हुआ ही नहीं है। अब टाइम इजिकल टू टी, कोई भी टाइम ले लिया हमने, टी इजिकल टू यानी 10 मिनट्स बाद देखा, 2 मिनट बाद देखा, 3 मिनट टाइम, कोई सा भी टाइम ले सकते हैं, उसको मैंने क्या दे दिया? T1 दे दिया। तो टाइम इजिकल टू T1 पे माना कि ये जो आपका PCl है इसके कितने मोल यहाँ पर जनरेट हो गए हैं? x मोल। और माना कि इसके भी कितने मोल बन गए हैं आपके? x मोल। आप मुझे बताइए, जब हम इसकी रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ये मोल यहीं से तो बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट के मोल आपके क्या हो जाएंगे कब? तो मैं यहाँ पर इसको कैसे शो कर सकती हूँ? 1 माइनस एक्स, यानी एक में से अगर मैंने x मोल को कम कर दिया तो मेरे पास इतना ही तो बचेगा रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन यही बची। अब बेटा आपको क्या करना है, जैसे आप केसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप? केसी निकालते हैं, उस केसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमने लिखा केसी, क्या लिखा हमने इसके लिए? केसी लिखा। तो अगर हम इसका केसी लिखते हैं तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl का 5। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन आपकी किसी टी टाइम पर हुई है तो वहां पर कंसंट्रेशन देखो क्या दे रखा है? Kc इक्वल टू PCl की कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है? PCl की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है x डॉट, Cl की कंसंट्रेशन दे रखी है x अपॉन PCl की कंसंट्रेशन 1 अपॉन x। कहने का मतलब ये कि साम्य अवस्था पर हम इनकी कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? x से। कैसे करेंगे हम? x, यानी हम इनको x मानकर, देखो हम जनरली बात करें तो जो हमारा Kc है वो Kc हमारा क्या निकल के आ जाता है? x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपको जब इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या निकालनी बेटा? इनकी कंसंट्रेशन, तो वहां पर Kc की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। जैसे माना कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 1.8 है, 1.3 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर हम Kc की वैल्यू को पुट करके, Kc की वैल्यू को पुट करके किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? x की वैल्यू को। Kc की वैल्यू को पुट करके किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। काट दिया तो कुछ बोलने भी नहीं दिया। ठीक है, Kc की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ये बेटा 3 चीजें थी जो साम्य अवस्था स्थिरांक का हमने क्या लिया? यूज। अब आगे की जो कहानी है वो आपको सर बयान करेंगे कि आगे ये जो Kc Kp है उनमें युद्ध होने वाला है कि बचने वाले हैं, या इनका क्या होने वाला है। वेलकम टू सर AI स्मार्ट केमिस्ट्री, प्लीज एक्सप्लेन दिस चैप्टर दिस स्टूडेंट्स। ओके बाय, फिर मिलते हैं बच्चों। केपी और केसी से संबंधित मुख्य रूप से यदि हम आगे की कहानी को देखें, न्यू टॉपिक्स, साम्य अवस्था स्थिरांक और अवक्रिया का भागफल और गिब्स ऊर्जा में संबंध। एक बार वापस बारीकी से देखें, यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, हमारा जो मेन टॉपिक्स है, मैम ने बताया कि अवक्रिया में साम्य स्थिरांक की क्या वैल्यू है, साम्य का क्या मामला है। अब बात हम करेंगे कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है
ये साम्यावस्था स्थिरांक के, काफी सीख गए आप। गैसेज अभिक्रिया के लिए Kp रहेगा, और अगर मैं बात करूं विलयन प्रावस्था के लिए या बिस्मांक प्रावस्था के लिए Kc रहेगा। ठीक है। अभिक्रिया का भागफल, और भागफल एक तरीके से Q, और भागफल का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझना कि Q का मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और अब मैं भागफल की बात करूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, ये भागफल का रूप आएगा। अब बात करता हूं मैं गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो यहां तीनों में जो संबंध है, और गिब्स ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी से। तो भैया यहां पर एक मुख्य बात आपको दिमाग में सेट करनी है कि अगर कोई भी अभिक्रिया यदि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रही है, तो उसके लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स ऊर्जा का मान रहेगा 0। पहली बात, ऊष्मागतिकी का बहुत ही प्यारा शब्द है गिब्स ऊर्जा। ठीक है, और जो ये गिब्स ऊर्जा है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी अभिक्रिया साम्यावस्था पर है, और साम्यावस्था पर वो अभिक्रिया है, तो डेल्टा जी का मान रहेगा 0। दिमाग में सेट करना। अब डेल्टा जी के मान कितने हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब ध्यान रखना, अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, और यदि डेल्टा जी का मान है हमारा पॉजिटिव, तो क्या होगा? यदि डेल्टा जी नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव। अरे जीरो आ गए, जीरो का मतलब तो साम्यावस्था, जो भी साम्यावस्था की हम बात करेंगे उस साम्यावस्था के लिए डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हम आगे की बात अगर हम देखें, ठीक है, देखो के में, क्यू में और जी में हमको संबंध देखना है। यही हमारा जो टॉपिक्स है, हमने तीनों में संबंध देखना है, और तीनों के संबंध से अभिक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बातों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ा नहीं, बहुत काम की बात बता रहा हूं बताने को। ठीक है, डेल्टा जी जो होती है अभिक्रिया, वो स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, बात मैं करूं कि जो डेल्टा जी की अभिक्रिया अगर नेगेटिव में है तो वो स्पॉन्टेनियस होंगी, यानी कि स्वतः प्रवर्तित। नया शब्द है स्पॉन्टेनियस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? सीधा सा सिंपल सा शब्द समझना, स्पॉन्टेनियस का मतलब है प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कि झरने से पानी गिर रहा है, नीचे गिरेगा। मैं इस पेन को गिराऊं, ऊपर थोड़ी जाएगा, दाएं बाएं थोड़ी घूम के पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना। तो सिंपल सा मामला है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है मुख्य रूप से स्वतः प्रवर्तित, स्पॉन्टेनियस। ओके, मैं किसी कंकड़ को ऊपर से नीचे गिराऊं, पानी ऊपर से नीचे जाएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा। ठीक है, टंकी से पानी आपके घर पर आ रहा है। ओके, अब देखो बेटा, इसको सिंपल सा मैंने बिल्कुल देसी ग्रामीण भाषा में जोड़ा है कि व्हेन द डेल्टा जी इज नेगेटिव, जो डेल्टा जी है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी।
स्वतः का मतलब, अरे हमारे क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहे हैं भाई, बनेंगे क्या? उत्पाद बनेंगे। अब जब उत्पाद बनेंगे तो अब क्रिया अग्र दिशा में जाएगी। बात समझना, डेल्टा जी कह क्या रहा है? बिल्कुल सिंपल सा कह रहा है कि डेल्टा जी 0 है तो साम्यावस्था बनेगी। देखो डेल्टा जी का मान 0 है, अब 0 है तो अब क्रिया किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगी। ओके, अब देखो बेटा दूसरी बात, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जब डेल्टा जी ऋणात्मक है तो अब क्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। ठीक है, और स्वतः परिवर्तित होगी तो अब क्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में। सिंपल सा है, देखो लिखा हुआ होगा, अग्र दिशा में पहुंच रही है। पहली बात -1, ठीक है, डेल्टा जी 0 बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि इक्विलिब्रियम पर रहेगी। डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, अरे सोटा है हाथ में और पशु को मैं ले जा रहा हूं, आगे भागेगा कि पीछे भागेगा? दिमाग में ऐसे मान लो डेल्टा जी पे डंडा लग रहा है, डेल्टा डी का जो मान है, वैल्यूएशन है, जो गिब्स ऊर्जा की जो वैल्यूज है वो माइनस में है, डंडा हाथ में ले रखा है और डंडा मेरे भी हाथ में हो तो तुम क्लास में आराम से अलर्ट मोड पे पढ़ोगे भैया। ठीक है, मैं दूं भी नहीं, अगर मैं किसी पशु के सामने भी अगर डंडा को लेके चलूं, डंडे के मारे भूत भागते हैं, पुलिस के हाथ में अगर डंडा हो तो आगे की कहानी अलग बनती है। तो ध्यान रखना वो सतह परिवर्तित स्पॉन्टेनियस चलेगी। अगर मैं मेरे घर के बच्चों के सामने भी अगर डंडा ले जाऊं तो वो ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू करेंगे। समझ रहे हो क्यों? स्पॉन्टेनियस। अब आ जाए भैया मामला दूसरा कि जब भैया जी हो गया भैया डेल्टा जी का मान पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया तो इसका उल्टा हो गया भाई। वही मान लो जब तुम्हारे माता पिता घर पे रहते हैं, काम इजीली करते हो, सोच समझ के काम करते हो, आराम से ऑटोमेटिक कर लेते हो भैया, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है, नहाने के टाइम पे नहाना है। लेकिन अगर उनको 2-4 दिन छुट्टी पे चले जाने तो घर माशाअल्लाह मस्त बना दोगे घर को। मैं कह रहा हूं एक बर्तन भी उठा के नहीं रखोगे, एक आइटम उठा के सिस्टमेटिक नहीं रखोगे। टीवी देख रहे हो तो देख रहे हैं 8-8 घंटे तक टीवी देख रहे हैं, क्या स्पॉन्टेनियस हुआ काम? नहीं हुआ ना, समझ जाओगे ना। डेल्टा जी का बढ़ा रहा हूं, अभी तीनों में संबंध नहीं बताया है मैंने, संबंध बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, फाइनल सी बात, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम, जहां साम्यावस्था पर अब क्रिया से क्रियाकारक से क्रियाफल, अग्र और पश्च क्रियाएं समान हो रही है तो वहां पर डेल्टा जी का मान 0 रहेगा। डेल्टा जी नेगेटिव है तो फाइनल सी बात है, अब क्रिया जो है वो कैसे रहेगी? अग्र पहुंचेगी, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया जी? प्रोडक्ट बनेगा। और भैया अगर डेल्टा जी का जो मान होगा वो धनात्मक अगर होगा तो धनात्मक के लिए होगा वही जो डेल्टा जी नेगेटिव का हो रहा था। यहां पे स्पॉन्टेनियस है। अब इस यहां पर ये अभिक्रिया जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, कैसी रहेगी भैया जी? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि अस्वतः। समझ सकते हो? ठीक है, अस्वतः यानी स्वतः परिवर्तित नहीं होगी। ओके, दैट्स क्लियर। डेल्टा जी की वैल्यू अस्वतः का मतलब कि जैसे तुम्हारे मम्मी पापा घर से गायब है, आप क्या करोगे? बेतरतीब रहोगे। आपसे कोई कहने वाला नहीं हो तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? क्लास में देख लो, अगर 5 मिनट के लिए टीचर्स नहीं आए तो क्या करते हो आप लोग? कैसे हो जाते हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे कैसे हो जाते हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो, प्रेशर है, टेस्ट है, सेकंड टेस्ट आएगा, एग्जाम की तैयारी करनी है, सीखना है, समझना है, तो वो स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव है तुम्हारा। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो आप पहुंच गए अस्वतः। अस्वतः का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब जब एक चीज बताओ मुझे कि किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का जो मान है, यदि मैं उस मान को सीधा सीधा पहुंचा रहा हूं कहां पर भैया जी? नेगेटिव में, तो मुझे खुद को बताओ उत्पाद बनेंगे कि क्या बनेगा?
अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं बनेंगे, यानी कि उल्टा काम हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? रिएक्टेंट बनाएगा, और अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? रिवर्स अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, गाड़ी चला रहे हो, ब्रेकर आ गया और ब्रेकर पर सपोज कर लो कि अभिक्रिया तुम्हारी गाड़ी पीछे आ रही है, बैक आ रही है। ओके, अब यहां पर अभिक्रिया जो प्रतीत हो गई, तो खुद बताओ कि उत्पाद से किसका निर्माण हो जाएगा भैया जी? क्रियाकारक का हो जाएगा। ये कौन सी चीज हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। ठीक है, एक बार हम इसको वापस देखें तो उन तीनों बातों को, और तीनों बातें बारीकी से लिखी हुई हैं। देखो भैया जी, यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित मानी जाएगी और अग्र दिशा में संपन्न होगी। सेकंड बात, यदि डेल्टा जी का जो मान है, यदि वो कैसा है? पॉजिटिव है, तो स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, और डेल्टा जी का मान 0 है, तो जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो जाएगी। वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां पर। अब इक्विलिब्रियम मैं 2-3 वीडियो से पढ़ाने लग रहा हूं। इक्विलिब्रियम 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 को क्या चीज है इक्विलिब्रियम? जहां पर अग्र अभिक्रिया पश्चात क्रिया, अभिक्रिया रुकी सी प्रतीत हो, बस दोनों की सांद्रताएं समान हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैम ने अभी बताया था। अब आगे देखो भैया, ऊष्मागतिकी तत्व की व्याख्या समीकरण दिया गया है, जिसे मुख्य रूप से कहा जाता है बॉन्ड ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। क्या नाम दिया जाता है उसको? बॉन्ड ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म नाम दिया जाता है भाई। ठीक है, अब देखो बेटा हुआ क्या। अभिक्रिया के लिए अगर हम देखें कि हुआ क्या, ऊष्मागतिकी तत्व की व्याख्या बॉन्ड ऑफ ने दी थी ये थ्योरी, डेल्टा जी की वैल्यू। ओके, समझो हुआ क्या। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट। अब जी नोट क्या है? यहां पर जी नोट है मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी और एल एन क्यू के। अब ये क्यू क्या है? अब क्रिया का भागफल, जो मैंने बताया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस मुख्य रूप से। अब इस क्यू को हम मानते हैं केसी। ओके, अब इस अभिक्रिया में क्यू की जगह पर मान किसका रख दिया है? देख लो भैया, क्यू की जगह पर मान रख दिया है केसी का, और जब इसकी जगह पे केसी का मान रखेंगे तो ये जो समीकरण रहेगा वो किस तरीके से बदल जाएगा? वापस देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, अब इसका मान जो है, अब खुद बताओ भैया, डेल्टा जी का मान कितना हो रहा था? 0। तो इस पूरे का मान अब क्रिया को क्या हो जाएगा भैया जी? किसके बराबर हो जाएगा? 0 के मान के बराबर। ओके, अब देखो आगे किया क्या। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं कि हुआ क्या, डेल्टा जी जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू का मान रख दिया। ठीक है, अब आगे की कहानी देखो। हुआ आगे के रख दिया, यानी कि इससे यह समीकरण प्राप्त कर लिया है, डेल्टा जी बराबर डी नॉट आर टी एल एन के। अब इस पूरे का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अरे हम एक चीज बताओ, अब इसका मान अगर हम 0 पुट कर दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? देखो, डेल्टा जी को क्या करो, एक साइड छोड़ दो। अब इसको अगर मैं ले जाऊं आर टी एल एन के को, तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। देखो यहां क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अगली बात, अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूं मुख्य रूप से, ठीक है, अगर लॉग के की फॉर्म में मैं रखूं, ठीक है, तो देखो इधर देखो, एल एन के और एल एन के को एक साइड में रख के मैं इस के का मान दे